हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, क्या उसके पोस्टुलेट होते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है और ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो लिगेंड होते हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक होता है, जिसके कारण ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड मानती है वो आयनिक बॉन्ड मानती है। जैसे यहाँ पे हमने इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि ये है मेटल और ये है लिगेंड। तो मेटल के ऊपर ये मानता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड के ऊपर कहता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। तो यही बातें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं कि CFT कंसीडर्स आयनिक बॉन्ड। CFT क्या मानती है? आयनिक बॉन्ड मानती है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में। सेकंड पॉइंट के अंदर वो कहता है कि ऑल आर पॉइंट चार्जेस, कि सारे के सारे क्या हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेटल लिखा हुआ है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और लिगेंड है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कहता है कि लिगेंड होगा नेगेटिव पॉइंट चार्ज। क्या कहता है ये देखो, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेटल को ये मानता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और जो लिगेंड है लिगेंड को मानता है ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज, लिगेंड को मानता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और जब ये इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, इनकी कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को जब ये एक्सप्लेन करता है तो कुछ ये अपने की फीचर्स बताता है, कुछ पोस्टुलेट्स बताता है। उनमें पोस्टुलेट में ये सबसे पहली बात ये बताता है कि जो हमारा मेटल होता है उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी सबसे पहले जब इसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया होता तो इनकी एनर्जी सभी की सेम होती है। कहता है, जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेटल के पास में क्या होंगे? डी ऑर्बिटल होंगे। जैसे हमने बना लिया डी ऑर्बिटल, तो ये जो डी ऑर्बिटल हैं जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है उस दौरान हर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। और जब ऑर्बिटल की हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उसे कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गए? ये हो गए डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल। और ये किस चीज पे हैं? ये हैं ग्राउंड स्टेट के ऊपर। कब है ये हैं ग्राउंड स्टेट के ऊपर, डीजनरेट ऑर्बिटल। फिर वो कहता है कि अब क्या हो गया, अब लिगेंड इस पे अप्रोच करने लगे। और लिगेंड अप्रोच कब करेंगे? देखो, मेटल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो शुरुआत में जब लिगेंड मेटल के पास आने लगे तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि मेटल के पास में तो पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल के पास में आने लगे, मेटल के पास में क्या दिखाई दिए? कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए। हमने पढ़ा था ना, जैसे ही हमने सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े थे, हमने इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डी में पहले हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन भरे। तो डी के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स था, लेकिन जैसे ही वो इसके नजदीक आया, मेटल के नजदीक आया लिगेंड, उसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए और लिगेंड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे अब वो रिपल्सन फोर्स फील करता है। और कुछ एक चीजों में क्या होता है कि जब वो रिपल्सन फोर्स फील करता है तो ये जो शुरू वाले ऑर्बिटल हैं वो कम रिपल्सन शो करते हैं, और ये जो बाद वाले ऑर्बिटल हैं ये क्या करते हैं? ये ज्यादा रिपल्सन शो करते हैं, जिसके कारण ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यानी एनर्जी क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है। लेकिन इन 3 और 2 में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है एनर्जीज के अंदर। जैसे क्यों हो जाता है? देखो, पहले क्या हुआ, पहले जब इसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए थे तो डी ऑर्बिटल इस तरीके के थे, लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाने लगा तो ये इसकी एनर्जी क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट में चली गई। ये चली गई डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो चली गई एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये ES का मतलब है एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जैसे ही वो इसके नजदीक आ गए उसे रिपल्सन फोर्स फील हुआ, तो ये जो शुरू वाले 3 ऑर्बिटल थे, देखो 3 वाले ऑर्बिटल कौन से हैं? DXY है, DYZ है और DZX है। ये वाले जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी नीचे की तरफ चली जाती है इस तरीके से। देखो, इनकी एनर्जी तो कम, यानी क्यों कम हो गई इनकी? क्योंकि इनमें रिपल्सन फोर्स कम फील हुआ। लेकिन जो बाकी के 2 ऑर्बिटल थे उनमें ज्यादा रिपल्सन फोर्स फील हो गया, तो ये EG ऑर्बिटल कहे जाते हैं। देखो, इनका नाम क्या है? इनका नाम है DXY, DYZ, DZX। इसका नाम है DX2, Y2, DZ2।
अब अगर आपसे पूछ ले कि इनकी ही एनर्जी ज्यादा क्यों गई, इनकी एनर्जी ज्यादा क्यों नहीं गई, तो आप यहां पे लिगेंड की अप्रोच के थ्रू समझाते हैं। जैसे देखो हम यहां पे, हमें पता है कि जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी जो शेप होती है वो किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। देखो इनके जो लोब्स होते हैं ना वो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं इन तीनों के। अगर एक्स वाई है तो यहाँ एक्स लिख दूंगा मैं, वाई लिख दूंगा तो ये डी एक्स वाई का बन जाएगा। डी वाई जेड है तो यहाँ वाई लिख दूंगा मैं, जेड यहाँ पे लिख दूंगा तो ये डी वाई जेड का बन जाएगा। डी जेड एक्स है तो मैं यहाँ पे जेड लिख दूंगा और एक्स में यहाँ पे लिख दूंगा तो ये डी जेड एक्स का बन जाएगा। लेकिन जो ये वाले ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके जो लोब्स होते हैं ना ऑन द एक्सिस होते हैं। देखो इस तरीके से, ये मैंने जो 2 लोब्स बनाए हैं वो एक्सिस के ऊपर बनाए हैं। और ये जो डी जेड स्क्वायर होता है इसका भी लोब इसके ऊपर ही होता है, एक्सिस के ऊपर, इस तरीके से। तो यहां पे जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, कुछ एक लिगेंड तो ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं और कुछ एक लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं वो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, देखो इस तरीके से जो लिगेंड अप्रोच करते हैं उनका रिपल्सन ज्यादा होता है। इस तरीके से जो लिगेंड अप्रोच करेगा उनका रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यही कारण है कि इनके जो लोब्स हैं वो ऑन द एक्सिस आने के कारण जो लिगेंड अप्रोच करते हैं उनका रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो इन वालों से ज्यादा आ जाता है। लेकिन ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, बाकी जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और जो लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं उनकी एनर्जी क्या कर देता है, ये कम कर देता है, जिसके कारण ये जो T2 ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी कम है और ये जो Eg ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहले पोस्टुलेट में उसने क्या बताया, पहले पोस्टुलेट के अंदर कहता है कि ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं यानी सभी की एनर्जी जो बराबर होती है, ये ऑर्बिटल क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को स्प्लिट कर देते हैं। और ये स्प्लिट किस वजह से होती है, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से होती है, क्योंकि लिगेंड क्या कर रहे हैं, इनको अप्रोच कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है और डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं T2G और Eg के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमने इस पोस्टुलेट को लिखना कैसे है। आप लिखेंगे द लिगेंड्स क्रिएट अनसिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड ऑन डी ऑर्बिटल। कहता है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना, जब वो अप्रोच करते हैं मेटल को तो वहां पे वो अनसिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड क्रिएट कर देते हैं, यानी एनर्जी को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, सभी के सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं उनकी जो वहां पे जो फील्ड होती है उसे अनसिमेट्रिकल कर देते हैं। फिर कहता है हेंस डीजेनरेसी ब्रेक्स डाउन, मतलब कि जो डीजेनरेसी होती है, इन सभी की एनर्जी क्या थी, पहले सेम थी, लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया इसकी जनरेसी टूट गई। यानी अब जो ऑर्बिटल हैं इन 2 की एनर्जी सेम है, इन 3 की एनर्जी सेम है, लेकिन इन सभी की एनर्जी सेम नहीं है, यानी डीजेनरेसी क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। एंड डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू Eg एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। और जो डी ऑर्बिटल थे वो किसमें टूट गए, T2G और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर टूट जाते हैं। फिर ये कहता है कि जब ये इनकी जो एनर्जी गैप आती है ना, ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच का, इसे कहा जाता है डेल ओ। डेल ओ क्या होता है, ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमने जो जनरल फॉर्म में अभी जो कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं वो हम ऑक्टाहेड्रल लेके चल रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले अभी यहाँ पे डायग्राम भी बनाया था एक, कि मेटल के अराउंड कितने लिगेंड्स अरेंज थे, 6 लिगेंड अरेंज थे। इसीलिए जब 6 लिगेंड अरेंज होते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो यहाँ पे अभी हम जनरल फॉर्म किसकी पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की पढ़ रहे हैं। तो जो डेल ओ है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो डेल ओ है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये हो जाता है। ठीक है। फिर सेकंड पोस्टुलेट के अंदर ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितनी ज्यादा डेल ओ होगी, यानी जो डेल ओ की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। अब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लिगेंड्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। यानी कहता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा डेल ओ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना ये इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और जितना ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड होगा ये एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी। इस तरीके से ये एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यही बात वो कहता है कि जो डेल ओ की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। और दूसरे पॉइंट के अंदर भी वो सेम बात ही कहता है कि जो डेल ओ की वैल्यू है वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी ही इसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी इसकी एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। ये कहता है वो सेकंड पोस्टुलेट के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड पोस्टुलेट के अंदर वो कहता है कि इफ डेल ओ, अगर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर वो ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। देखो हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, इस वर्ड के ऊपर, पेयरिंग एनर्जी के ऊपर, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि अगर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना हमने। अगर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है, यानी ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यू ज्यादा है, तो मान के चल रहे हैं ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, और अगर ये एनर्जी ज्यादा होगी तो अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम इस वाले में, इस वाले में हमने भर दिया, इस वाले में हमने भर दिया, और ये वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ती जाएगी तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आना होगा वो ऊपर तो जाने से रहा, ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी क्या होगी, गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कहां भरा जाएगा, वो नीचे वाले में ही भरा जाएगा, क्योंकि उसके पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ऊपर वाले में चला जाए। तो कहता है कि अगर डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। पेयरिंग क्या हो जाएगी, हो जाएगी, यानी जोड़ा बन जाएगा। देखो ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन आया वो नीचे वाले में ही हमने भरा है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, पेयरिंग हो चुकी है। और ये कब होगा, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन कौन से होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि साइनाइड, कार्बोनिल, EN और जो ये NH3 होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं हमारे, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। फिर फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर वो कहता है कि अगर डेल ओ की वैल्यू कम हो जाती है, अब देखना ये डेल ओ की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और अगर ये डेल ओ की वैल्यू कम हो गई तो हमने जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरना था, अब वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी तो उसके पास में होगी। तो अगर ये कम हो जाता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, ऊपर वाले में चला जाता है। इसका मतलब पेयरिंग नहीं हुई। तो यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि इफ डेल ओ की वैल्यू क्या है, कम है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। इस पे हमने ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो डेल ओ की वैल्यू है वो ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे कहता है कि डेल ओ की वैल्यू अगर कम है देन पेयरिंग नॉट टेक्स प्लेस। तो पेयरिंग कहाँ हो रही थी, पेयरिंग नहीं हो रही है ना। देन पेयरिंग नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। और ये कब होगा, जब वीक फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होंगे, तब जाके आपकी पेयरिंग नहीं होगी। तो ये था फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट के अंदर वो कहता है कि आफ्टर स्प्लिटिंग, जब डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, जो डी ऑर्बिटल है रीअरेंज अराउंड ए सेंटर नोन एज बेरी सेंटर। कहता है कि जब डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग हो जाती है T2G और EZ ऑर्बिटल के अंदर, तो वो जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल हैं वो अपने आप को एक सेंटर के अराउंड अरेंज कर लेते हैं, और जिसे कहा जाता है बेरी सेंटर। यानी जो ये ऑर्बिटल जो ये स्प्लिट हुए हैं ये किस सेंटर के अराउंड अरेंज होते हैं, ये एक सेंटर के अराउंड अरेंज होते हैं, और ये जो सेंटर वाली जो लाइन है इसे ये कहता है बेरी सेंटर, इसे कहता है बेरी सेंटर। ठीक है, अब ये तो लाइन अलग अलग हो गई। देखो ये वाली क्या बता रही है, ये हमें डेल ओ बताता है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बताता है। अब इसकी एनर्जी अलग हो जाती है, इसकी एनर्जी अलग हो जाती है। अब हमें ये तो पता है कि जब हम सेंटर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव में जाती है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव के अंदर जाती है। तो यहाँ पे जो इसकी जो एनर्जी होती है, देखो ये वाली जो एनर्जी होती है ये बराबर होती है -2/5 डेल ओ के बराबर होती है, और ये जो ऊपर वाली एनर्जी होती है ये बराबर होती है प्लस, देखो ये वाली एनर्जी ये होती है +3/5 डेल ओ के बराबर होती है। अब इसको याद कैसे रखना है आपने एनर्जी को, देखो डी ऑर्बिटल में टोटल कितने डब्बे होते हैं, इसमें 5 डब्बे होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 5 हमने नीचे लिखना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर ऊपर 2 डब्बे हैं तो 1 बढ़ा दो, या फिर आप इस तरीके से याद रखो कि नीचे 3 डब्बे आ रहे हैं तो ऊपर आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है, और ऊपर अगर 2 डब्बे आ रहे हैं तो नीचे आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि 2 वाला नीचे लिखा जाएगा, 3 वाला ऊपर लिखा जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, +0.6 डेल ओ। एक आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -0.4 डेल ओ। और इसका एक और फॉर्म है इसे लिखने की, इसकी एनर्जी के फॉर्म को, इसको आप लिख सकते हैं +6dq, और इसे आप लिख सकते हैं -4dq, इस तरीके से। तो ये क्या आ जाती हैं, ये एनर्जीज की फॉर्म आ जाती हैं, आप लिख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा 6th पोस्टुलेट है, उसमें कहता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला वो देता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 6th पोस्टुलेट में क्या कहता है, वो कहता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, crystal field splitting energy can be calculated for octahedral complexes by using this formula, और वो फॉर्मूला क्या बताता है, देखो फॉर्मूला है आपका
ये वाला फॉर्मूला है आपका CFSC इज इक्वल टू 6x माइनस 4y। ये आपका फॉर्मूला है। देखो 6 हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऊपर वाला है ना उसे हम पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे वाले को हम बाद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 6 हमने लिख लिया, यानी देखो ये वाली वैल्यू हमने लिखी है 6, और 4 हमने लिखा है तो नीचे वाली वैल्यू लिखी है, इसीलिए हमने ये माइनस में लगाया है। और x क्या रिप्रेजेंट करेगा, x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, और y रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल। यानी हम लिख देते हैं कि x यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, यानी Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और y हमें बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास में कोई D6 कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D6 है। और D6 अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाए, और दूसरी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्या बन जाए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाए, हाई स्पिन। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हैं। लो स्पिन का मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा जाएगा, वो केवल लो ही ऑर्बिटल में भरा जाएगा। यानी देखो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, D6 का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 तो ये भर गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये बात डिपेंड करेगी इसकी एनर्जी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इसने पहले ही हमें क्या बता दिया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन का मतलब है कि पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसी के अंदर भरा जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी इसी के अंदर, छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी इसी के अंदर। यानी लो स्पिन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहती है T2g6 और Eg0। ये हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2g में आ गए। और हाई स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उछल के ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी अब हम यहाँ पे देखो इसको साफ कर रहे हैं एक बार, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने सिंपल भर दिए। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा हाई स्पिन होने की वजह से वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ भरा जाएगा। तो हाई स्पिन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी, T2g4 और Eg के अंदर पहुंच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों केसेस के लिए निकाल सकते हैं, लो स्पिन के लिए भी और हाई स्पिन के लिए भी। देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं लो स्पिन के लिए, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं हाई स्पिन के लिए। तो यहाँ पे जो CFSC है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 6x। x का मतलब है कि नंबर ऑफ Eg ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे देखो लो स्पिन के लिए है तो Eg ऑर्बिटल में क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई, अब y आ जाएगा। y का मतलब है कि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो T2g में कितने थे, 6 थे, तो मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 6 0 0 और 6 चौके 24 माइनस 24 DQ क्या आ जाएगी, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगी। अब हम हाई स्पिन के लिए निकालते हैं। देखो तो CFSC का क्या फार्मूला था, CFSC का फार्मूला है 6x, यानी 6 मल्टीप्लाई x का मतलब है कि Eg ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो हाई स्पिन में Eg के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, माइनस 4 मल्टीप्लाई y में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो T2g में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब कितना होगा, 6 दूनी 12 माइनस 4 चौके 16, यानी 16 में से 12 गए कितना बच जाएगा, 4, यानी माइनस 4 DQ क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और ऐसे हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी होती है। तो ये थे 6 इसके पोस्टुलेट जिसे आपने याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। देखो लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आप क्या क्या बातें बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या नहीं बता पाई थी, ये शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बता पाई थी। जैसे VBT ने तो हमें बता दिया था कि अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो उसकी शेप लीनियर होगी, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर होगी, 5 होगा तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी, और 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल उसकी शेप होगी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें किसी भी तरह से शेप्स के बारे में नहीं बताया कि कॉम्प्लेक्सेस की शेप क्या होगी। तो पहली लिमिटेशन यही है आपकी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कि इसने हमें शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताया। सेकेंड लिमिटेशन आप बताते हैं कि हमें और क्या नहीं बता पाया, तो आप बताते हैं ये हमें बॉन्डिंग के बारे में नहीं बता पाया कि न्यूट्रल लिगेंड किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, ये शुरुआत में क्या मान के चली थी CFT, इसने माना था कि लिगेंड के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसके कारण इनका जो बॉन्ड था वो भी आयनिक बॉन्ड ये मान के चला था। लेकिन ऐसे भी तो लिगेंड होते हैं जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं और वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे हमने कई तरीके के कॉम्प्लेक्स पढ़े थे इस तरीके से, FeH2O6 ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो
तो ये हमें ये नहीं बता पाया कि जो न्यूट्रल लिगेंड है वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं। तो यही है आपकी सेकंड लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग बाय न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, थर्ड वो क्या बताता है, तीसरी वो लिमिटेशन बताता है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कहता है कि ये उन मेटल की बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं करवा पाया जब मेटल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है तो मेटल किस स्टेट में पहुंच जाता है, न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाता है। और ये शुरुआत में ही क्या मान के चला था कि मेटल के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए तो इसने कहा था कि मेटल क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेटल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो तब वो जब बॉन्डिंग बनाता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस बॉन्डिंग को ये एक्सप्लेन नहीं करवा पाया था। तो ये थी आपकी तीसरी लिमिटेशन, इतनी ही आपकी लिमिटेशन होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी सक्सेसेस क्या क्या रही हैं, क्या क्या इसकी सफलताएं हैं। व्हाट आर द सक्सेसेस ऑफ CFT थ्योरी। सबसे पहली सक्सेस में ये बताता है कि इसने हमें क्या एक्सप्लेन किया, इसने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कॉम्प्लेक्सेस में वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, कब वो लो स्पिन के अंदर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, कब वो हाई स्पिन के अंदर कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो इसके बारे में हमें किसने बताया, CFT के बारे में बताया। तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल आयन, कि जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इसने बताया। तो जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो D के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, वो किस तरीके से आ रहे थे, देखो इस तरीके से D1 आ गया, D2 आ गया, D3, कभी D4 आ गया, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो अब जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी जाएगी वो दो तरीके से करी जाएगी, एक तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर, दूसरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर। लो स्पिन के अंदर हमने क्या बताया था कि जो डेल ओ की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, यानी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और दूसरा बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, यानी डेल ओ की वैल्यू उसमें क्या होगी, कम। और जब डेल ओ की वैल्यू कम हो जाएगी यानी जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी पेयरिंग नहीं होगी। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, T2G में ही जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या भरी जाएगी, सबसे पहले आप लिखेंगे इसके अंदर T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हाई स्पिन के लिए भी क्या होगी, इसके लिए भी सेम ही होगी। तो आप इसकी लिखते हैं कि इसमें भी क्या होगा, T2G में 1 और EG में 0। सेकंड पॉसिबिलिटी है D2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी T2G में जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी इसकी कि T2G में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, EG में चले गए 0। इसमें क्या लिखेंगे आप कि T2G में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गए 0। और तीसरा जब D3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो तीसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी कि T2G में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गए 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप लिखेंगे T2G में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गए 0 इलेक्ट्रॉन। अब बात आ जाती है चौथे वाले की, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कब आएगा, देखो डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है, और डेल ओ की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर नहीं जाएगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, T2G में ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे कि D4 की क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी D4 में आ गया, यानी T2G में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गए 0। तो अब पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही आएगा क्योंकि पेयरिंग चलने लग रही है इसमें, तो है ना। तो अब पहले इस वाली लिख लेते हैं कि T2G में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गए 0। जैसे ही छठे इलेक्ट्रॉन की तरफ आएंगे T2G में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गए 0। यानी देखो चौथा भी यहाँ आ गया, पांचवा भी यहाँ आ गया और छठा भी यहाँ आ गया। अब जो सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, इस केस में ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब जो सातवें इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ये बन जाएगा T2G में तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और EG में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से जो सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा, अब जगह तो केवल EG में ही खाली है तो सातवां इलेक्ट्रॉन भी EG की तरफ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो T2G में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन और EG में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले की जब करोगे तो T2G में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। और जब लास्ट वाले की करोगे तो T2G में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन और EG में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो तब थी जब डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा थी। अब क्या आ जाती है, देखो हमने D4 पे आए हुए थे, यानी अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो इस तरीके से अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, अब जो डेल ओ की वैल्यू है वो क्या है, वो तो कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर की तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, देखो कि T2G में तो रह गए 3 इलेक्ट्रॉन, EG में है 1 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले की जब लिखोगे यानी D5 की, तो क्या हो जाएगा, देखो T2G में तो 3 इलेक्ट्रॉन, EG में पहुंच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हो गया।
अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, देखो वो तो अब T2G में आएगा, पहले ये वाले फिल होंगे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी T2G में क्या हो जाएंगे, अब T2G में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और EG में क्या है, EG में तो 2 हैं। तो अब जो अगला 5वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, देखो इसमें ही आएगा, ये वाला भी, है ना। तो ये वाला जो देखो अब कौन सी कर रहे हैं, D7 की कर रहे हैं। तो D7 में क्या लिखोगे, देखो T2G में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, EG में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले की जब हम करेंगे, देखो ये इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, आप समझ के लिखना कि T2G में हो जाएंगे अब 6 इलेक्ट्रॉन, EG में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगले फिर आ गया D9 वाला, देखो हाई स्पिन का हम इधर लगा देते हैं कि D9 में आप कैसे करेंगे। अब जो D9 वाला है T2G में तो कितने हो गए, देखो 6 हो गए, यानी 7 8 और ऊपर चला जाएगा 1, है ना। तो T2G में कितने हो गए 6 और EG में कितने हो गए 3। तो D9 में क्या करोगे, D9 में हो जाएगा T2G में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन और EG में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट D10 में क्या हो जाएगा, D10 में T2G में तो 6 और EG में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी, और ये हमें किसने सिखाई, ये हमें सिखाई है CFT थ्योरी ने। अब हम नेक्स्ट इसकी सक्सेस देखते हैं। सेकंड सक्सेस में ये क्या कहता है, ये कहता है कि CFT एक्सप्लेन्ड कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि CFT ने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कलर शो करते थे उसके बारे में बताया कि वो कलर क्यों शो करते हैं। अभी जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की यूनिट जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे बताया था कि सारे के सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। और वहां पे ये भी हमने बताया था कि वो कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे डी ट्रांजिशन की एक प्रोसेस चलती है। और वो प्रोसेस कैसे चलती थी, देखो जैसे हमने मान लिया कि हमारी स्प्लिटिंग हो गई थी, यहाँ पे कौन से थे, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल थे, यहाँ पे EG ऑर्बिटल थे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि डी ट्रांजिशन होने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या करेगा, ये व्हाइट लाइट से कुछ कलर की वेवलेंथ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब व्हाइट लाइट में तो 7 कलर पाए जाते हैं, विबग्योर जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट से कुछ कलर्ड रेडिएशन ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये एक्साइट होके दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ गया है, डी से डी में ही जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता था, इसी प्रोसेस को कहा जाता था डी ट्रांजिशन। और इसी के कारण जो कंपाउंड्स थे हमारे वो क्या कर रहे थे, कलर्ड फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब ये व्हाइट लाइट से कोई पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर रेडिएशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि विबग्योर यानी 7 कलर होते हैं, 7 कलर में से कोई सा भी कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो भी कलर ये एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो कॉम्प्लेक्स शो करता है। यानी जैसे इससे हम समझते हैं, देखो जैसे हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया VIBGYOR। तो ये कहता है कि अगर वो ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कलर शो करेगा ऑरेंज, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा कॉम्प्लेक्स। यानी अगर वो ग्रीन कलर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो वो रेड कलर शो करेगा। अगर वो वायलेट या इंडिगो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कौन सा कलर शो करेगा, वो येलो कलर शो करेगा। यानी कहता है कि जौन सी वो लाइट वो एब्जॉर्ब करता है उसके अपोजिट कलर वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स शो करता है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो ये कहता है वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस थे वो सारे के सारे कलर्ड थे। क्यों कलर्ड थे, ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि उसमें क्या हो रही थी, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखो इसी को कहा जाता है डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉन उछल के डी में ही चला जाए, है ना, उसे कहा जाता है डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कहता है जो आधे अधूरे भरे हुए होते हैं ना, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, उनमें डी ट्रांजिशन प्रोसेस होती है आफ्टर देयर स्प्लिटिंग अंडर क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगेंड। और ये स्प्लिटिंग कब हुई, जब जो लिगेंड की अनसिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है तभी ये डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। फर्दर ये कहता है डी ट्रांजिशन एब्जॉर्ब्स पर्टिकुलर कलर्ड वेवलेंथ, कि डी ट्रांजिशन के दौरान ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम व्हाइट लाइट, सफेद लाइट से, एंड विल प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि अगर वो ब्लू कलर लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज शो करेगा, वायलेट या इंडिगो कलर एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो कलर शो करेगा। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट सक्सेस देखते हैं। CFT की थर्ड सक्सेस में ये कहता है कि CFT एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सक्सेसफुली, कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को CFT ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। यानी मैग्नेटिक बिहेवियर से हमारा क्या मतलब है, ये कहता है कि अगर उसका पैरामैग्नेटिक नेचर हुआ, अगर उस कॉम्प्लेक्स का
पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, इसका मतलब क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जोड़े की फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको, केवल अकेले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो कहता है कि उस कॉम्प्लेक्स का पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। और अगर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, अगर आपको क्या मिलते हैं, उस सेंट्रल मेटल एटम के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप कहते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक नेचर। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में क्या है कि D6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई मेरे पास में मेटल है और उसके अंदर क्या है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स है वो दो तरीके का है, एक अलग कॉम्प्लेक्स है, एक अलग कॉम्प्लेक्स है। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो कहता है कि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। वो कैसा कॉम्प्लेक्स है? वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हमें पता है कि अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? देखो उसके अंदर जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, जो इसकी पहली सक्सेस थी, उसमें क्या बताया, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो पेयरिंग हो जाती है। तो इसका मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? T2G के अंदर जाएंगे। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी T2G6 और Eg0। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स क्या होता, अगर वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो हमने अभी अभी बताया है कि D6 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस तरीके से होगी। देखो यहाँ पे जैसे हम दोबारा से बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हमने T2G बना लिया, यहाँ पे हमने Eg बना लिया। तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन भरूंगा हाई स्पिन के अंदर तो क्या होगा? T2G के अंदर तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो चौथा ऊपर की तरफ, पांचवा भी ऊपर की तरफ और छठा आ जाएगा नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? T2G के अंदर 4 और Eg के अंदर 2, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई T2G के अंदर 4 और Eg के अंदर 0। यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो देखो 1 2 3 4, 4 क्या हैं? 4 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब इसके अंदर हम देखेंगे लो स्पिन के अंदर D6, यानी ये इसमें क्या है, T2G के अंदर 6 हैं, यानी सारे के सारे क्या हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0, यानी सारे के सारे क्या हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां से मुझे कॉम्प्लेक्स के नेचर के बारे में पता चलता है, मैग्नेटिक नेचर के बारे में। देखो यहाँ पे क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक नेचर होगा। और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये बात भी हमें किसने एक्सप्लेन की? ये बात भी हमें CFT एक्सप्लेन करता है। अब इसकी लास्ट सक्सेस आ जाती है जिसमें ये कहता है कि इसने हमें लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी बताया है। तो आप पांचवी जो आपकी फोर्थ सक्सेस है, इसमें आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं इट एक्सप्लेन अबाउट, ये किसके बारे में बताता है हमें? लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको पता चल ही गया होगा कि लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी हमें किसने बताया था? CFT ने ही बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ही इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के रिगार्डिंग, कि उसने क्या कंसीडर किया था, क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस थी और क्या क्या उसकी सक्सेसेस रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आपका बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो HBSE हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिमिटेशंस वगैरह कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है और कभी मतलब 2 या 3 या 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। आशा है आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।